बिहार में बदलाव की बयार है। नीतीश कुमार पर सहयोगी बदलने का खुमार है। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार को गिराकर दोबारा से अपनी ही सरकार बनाई है। ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसा देखने को मिला है। दरअसल नीतीश कुमार देश के ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो बस सहयोगी बदलते हैं, सरकार बदलते हैं, लेकिन सीएम सिर्फ नीतीश कुमार ही होते हैं। एक बार फिर से क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने सहयोगी बदल लिए, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जरा इतिहास में चलते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की कई पीढ़ियों के साथ काम किया है। वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में काम कर चुके हैं। दरअसल 2000 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं वाजपेयी सरकार में वो केंद्र में भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। साल 2000 में बीजेपी के समर्थन से ही बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त एनडीए के पास 151 विधायक थे, जबकि आरजेडी के पास 159 विधायक थे। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन 7 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए ही वो बीजेपी के समर्थन के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा। एनडीए को 206 सीटें मिली, जो कि 85% थी। वहीं आरजेडी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस बार जेडीयू ने 141 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 115 पर जीत हुई। 2010 में नीतीश कुमार सीएम बन गए और बीजेपी के सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार 14 साल तक बीजेपी के साथ चलते रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया तो दरार पैदा हो गई। नीतीश कुमार खुद को भी पीएम पद का दावेदार मानते थे। अब उनका कहना था कि बीजेपी में अटल आडवाणी का वक्त खत्म हो गया है, इसीलिए वो नए लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रहे या ना रहे, लेकिन बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये बात कहते हुए उन्होंने बीजेपी से दामन तोड़ लिया। बिहार का जो ये गठबंधन था, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। आज से 3 साल पहले भी एक बार 2010 में 12 जून को एक कठिनाई उत्पन्न हुई थी। तब आरजेडी के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार की जेडीयू की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारियों में जुट गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नीतीश कुमार की जेडीयू की हार हुई। साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू गठबंधन को जीत मिली, लेकिन आरजेडी की ज्यादा सीटें आई, बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन सरकार 20 महीने तक तो ठीक ठाक चली, लेकिन साल 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक ही इस्तीफा दे दिया। तब विधानसभा में बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव से इनकार करते हुए नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला किया और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़ा। जहां बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। हालांकि वैचारिक आधार पर एक दूसरे से दूरी होने की बात कहते हुए नीतीश कुमार ने
साल 2022 में फिर से पाला बदला और बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ नई सरकार बना ली। इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे। नीतीश कुमार के साथी भी कई रहे हैं, लेकिन राजनीति में रिश्ता टूटना आम बात है। राजनीति में ऐसे कई नेता रहे हैं जो कभी न कभी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तल्खी की वजह से वो रिश्ता टूट जाता है और दोनों की राहें अलग अलग हो जाती हैं। इसकी शुरुआत हुई लालू यादव से। चुनाव हारने के बाद 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि नीतीश ने घर पर ये कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, अगर नहीं जीते तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन लोकदल के टिकट से हरनौत सीट से नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा में कदम रख ही दिया। उस दौरान नीतीश और लालू करीबी हुआ करते थे। दोस्ती इतनी थी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर नीतीश ने अपने समर्थन से लालू को विपक्ष का नेता बनवाया। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए। वीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके थे। वीपी सिंह की लहर थी। नीतीश कुमार को बिहार के बाढ़ से टिकट मिला, वो जीते और पहली बार लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए, पर कुछ दिन बाद लालू के तौर तरीकों से नीतीश का मन उचटने लगा था। 1994 में उन्होंने आखिरकार जनता दल से अलग होने का मन बनाया और तब उन्हें छत्र छाया मिली जॉर्ज फर्नांडिस की। 1994 में जॉर्ज ने जनता दल के 14 सांसदों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल जॉर्ज। नीतीश भी इस दल का हिस्सा बन गए। कुछ ही महीनों बाद जॉर्ज और नीतीश ने मिलकर समता पार्टी बनाई। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ जाना तय किया और 1998 में अटल बिहारी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। बीजेपी और समता पार्टी की अच्छी जम रही थी, गठबंधन अच्छा चल रहा था और नीतीश की साख भी बढ़ रही थी। 21वीं सदी आते आते नीतीश कुमार बिहार में लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। 2003 में नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव ने मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जेडीयू। और इसी जेडीयू के सर्वे सर्वा आज नीतीश कुमार है। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव थे, तब बीजेपी ने अरुण जेटली को राज्य में पार्टी का प्रभारी बनाया। यह अरुण जेटली के दिमाग की उपज थी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो और सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित किया जाए। जेटली ने बीजेपी के बाकी नेताओं से सलाह मशविरा किया, बस आडवाणी को मनाना बाकी रह गया था। इसके बाद आडवाणी को मनाने के बाद जेटली और महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की कि वो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अपनी भागलपुर जनसभा में नीतीश के नाम की घोषणा कर दें। वाजपेयी ने भागलपुर में नीतीश की खूब तारीफ की, लेकिन सीएम दावेदारी के लिए उनका नाम लेना भूल गए। बाद में बीजेपी ने नाम की घोषणा की, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने ये कहते हुए गड़बड़ कर दी कि जेडीयू ने अब तक किसी नेता का नाम तय नहीं किया है। पर कहा जाता है कि यहीं से नीतीश और जॉर्ज के बीच एक दरार पैदा हो गई, जो समय के साथ खाई में तब्दील होती चली गई। पार्टी में पहले से ही दो गुट बन चुके थे, एक जॉर्ज फर्नांडिस का और एक नीतीश का। फर्नांडिस चाहते थे कि नीतीश के पर कतरे जाएं। एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्होंने बिहार में लालू विरोधी गतिविधियों में नीतीश का महत्व घटाने की कोशिश भी की। जॉर्ज ने 2003 में 2 रैलियां की, जिसमें नीतीश को नहीं बुलाया गया। बदले में नीतीश ने पटना में एक रैली की, जिसमें जॉर्ज को नहीं बुलाया गया। यहाँ से ये साफ होने लगा था कि जेडीयू में फूट पड़ रही है। 2004 में केंद्र की सत्ता से एनडीए की विदाई हुई। जॉर्ज फर्नांडिस, जो केंद्र में रक्षा मंत्री की भूमिका में थे, अब महज
सांसद बनकर रह गए थे। दूसरी तरफ 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के साथ साथ उनकी छवि भी निखरती चली गई। जनता दल के एक नेता का सूरज चमक रहा था और दूसरे का अस्त हो रहा था। 2009 आते आते नीतीश जितना मजबूत हो गए थे, जॉर्ज उतने ही कमजोर। दोनों नेताओं के बीच इतनी खटास पैदा हो गई थी कि खराब सेहत का हवाला देते हुए नीतीश ने जॉर्ज को 2009 लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया। जॉर्ज ने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और इस तरह नीतीश ने अपने राजनीतिक गुरु को हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया। इसके बाद नाम आया शरद यादव का। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव वो नेता थे जो कभी जेडीयू का चेहरा माने जाते थे, लेकिन अंतिम समय अकेलापन में बीता। 2003 में यादव ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर लिया था। तब से शरद यादव 2016 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति खत्म होने के बाद नीतीश से इतर शरद यादव ही पार्टी के प्रमुख नेता थे। उनके अलावा केसी त्यागी थे जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते टेलीविजन पर पार्टी का पक्ष रखते नजर आते थे। शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच साल 2013 से ही खटास पनपने लगी थी। दरअसल इस दौरान जो है एनडीए ने बतौर पीएम उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया और इस दौरान जो है शरद यादव एनडीए के संयोजक थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब 2017 में नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ चले गए तो शरद यादव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बीजेपी के साथ जुड़ने पर शरद ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश ने शरद यादव के साथ अली अनवर को भी पार्टी से निकाल दिया और इसी के साथ दोनों नेताओं की राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो गई। पार्टी से निकाले जाने के बाद 2018 में शरद यादव और अली अनवर ने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया। 2022 में इस पार्टी का विलय लालू यादव के आरजेडी में हो गया। अब इसके बाद बारी थी जीतन राम मांझी की, लेकिन इसकी कहानी जानने के लिए फिर से चलना पड़ेगा 2014 में। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर असहज थे। उन्होंने 2002 दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हुए एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी। हालांकि 2002 में उन्होंने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का कोई खास विरोध नहीं जताया था। तब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2014 में उनके अंतरात्मा ने उन्हें कुछ दूसरे सुर में आवाज दी और वो अलग हो गए। कहा जाता है कि नीतीश कुमार खुद पीएम पद चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बिहार में वो मोदी लहर को जरूर रोक लेंगे, लेकिन पैंतरा उल्टा पड़ गया। 2009 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर जिस जेडीयू को 20 सीट मिली थी, 2014 में वो सिमट कर 2 पर आ गई। वहीं बीजेपी की 22 सीटों के साथ एनडीए ने राज्य की 40 में से 31 सीटें अपने नाम कर ली। राजनीति के चौरस पर ये नीतीश की बड़ी हार थी। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में बवाल मच गया, लेकिन नीतीश ने विधायकों और कार्यकर्ताओं को समझाया कि वो पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब बारी थी नए नेता के चयन की। विधायकों ने ये फैसला नीतीश पर छोड़ रखा था। नीतीश ने जीतन राम मांझी के नाम को लेकर सबसे पहली चर्चा पार्टी अध्यक्ष शरद यादव से की। यादव मांझी के नाम से खुश हुए। नीतीश इसके पीछे 21 अनुसूचित जातियों के महादलित समूह को साधने की कोशिश कर रहे थे। 2014 में इसी समूह की वजह से पार्टी को 15% से ज्यादा वोट मिले थे। मांझी इसी समूह की मुसहर जाति से आते हैं। मांझी गया में एक शादी अटेंड करने जा रहे थे, तभी नीतीश कुमार का फोन
उनके पास आया। उन्हें सीएम आवास बुलाया गया। जब मांझी एक अणे आवास पहुंचे तो वहां पर नीतीश के अलावा शरद यादव भी मौजूद थे। मांझी अपनी आदत के अनुसार कोने वाली कुर्सी पर बैठ गए। तब नीतीश कुमार ने कहा कि आप यहां मेरी कुर्सी पर बैठिए, अब ये घर आपका है। ये सुनकर मांझी स्तब्ध रह गए। मांझी शांत, विनम्र, खुद को ज्यादा महत्व ना देने वाले, खबरों से दूर रहने वाले नेता थे। नीतीश कुमार को ऐसे ही नेता की तलाश थी और इस तरह मांझी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद नीतीश को यह एहसास होने लगा कि उन्होंने गलत आदमी को अपनी कुर्सी सौंप दी। 3-4 महीने तक मांझी चुप रहे। जैसे ऊपर से आदेश आते थे वैसे काम कर देते थे। इस दौरान उन्हें यह एहसास हो गया था कि मुख्यमंत्री उन्हें काबिलियत देखकर नहीं, कुछ और देखकर बनाया गया है। और तब मांझी के भीतर महत्वाकांक्षी का जन्म हुआ। मई 2014 में मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगस्त महीने में उनका पहला बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के राज में विकास तो हुआ लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। फिर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। मांझी इस दौरान ये भूल रहे थे कि विरोधी नहीं, अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। या शायद उनकी मंशा यही थी। इसके बाद मांझी ने ऐसे कई बयान दिए जिसमें सवर्ण जातियों पर निशाना साधा गया। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की बात थी। हर बयान से मांझी चर्चा में आ रहे थे और ये इकलौती बात थी जो नीतीश नहीं चाहते थे। नीतीश पहले नेता बने फिर मुख्यमंत्री, मांझी पहले मुख्यमंत्री बने फिर नेता बनते जा रहे थे। नीतीश को समझ आ चुका था कि अब हस्तक्षेप नहीं किया गया तो देर हो जाएगी। पार्टी के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन होने लगा। लेकिन आखिरकार सीएम तो नीतीश को ही बनना था। वो दोबारा गलती नहीं दोहराना चाह रहे थे। नीतीश ने 130 विधायकों के साथ राजभवन में परेड कर दी। मांझी को बहुमत साबित करना था जो उनके लिए मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नाम सामने आता है प्रशांत किशोर का। 2014 में बीजेपी की पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी संभालने के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी का दामन हमेशा के लिए छोड़ दिया। 2015 में बिहार में चुनाव थे और वो नीतीश कुमार के साथ हो गए। 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश और लालू ने साथ मिलकर लड़ा था। स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर थे। लालू नीतीश के महागठबंधन को बिहार में सफलता मिली। एनडीए हार गई। विधानसभा जीतने के बाद नीतीश और प्रशांत किशोर की दोस्ती बढ़ती गई। लेकिन इस बीच नीतीश का लालू से मोह भंग हो रहा था। 2017 में उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर उन्हें जगाया। महागठबंधन छोड़ उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई। साल आया 2018। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से पॉलिटिशियन बन गए। उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू की सदस्यता ले ली। भर्ती के साथ ही नीतीश ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बिहार में नए जय विरोध दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये सियासी प्यार मोहब्बत ज्यादा दिन नहीं चल पाए। 2020 आते आते दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जब ये खबर सार्वजनिक होने लगी कि प्रशांत किशोर जेडीयू से अलग हो सकते हैं, तब शुरू हुआ बयानबाजी का दौर। नीतीश से पत्रकारों ने पीके के पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो ठीक। नीतीश ने साफ कर दिया था कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के तौर तरीकों के हिसाब से रहना होगा। और फिर नीतीश का वो बयान आया जिसने प्रशांत किशोर की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। नीतीश ने कहा, प्रशांत किशोर को अमित शाह के कहने पर पार्टी में शामिल किया था। पीके ने ट्वीट पर जवाब दिया और कितना गिरेंगे ये बताने के लिए
कि मुझे कैसे और क्यों पार्टी में शामिल किया। इसके बाद नाम आता है आरसीपी सिंह का। वो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर थे। पहले उनका चयन आईआरएस में हुआ था, लेकिन 1984 में उन्होंने आईएएस क्रैक किया और अपना सपना पूरा किया। आरसीपी सिंह ने कैडर में काम किया और सेंट्रल डेपुटेशन पर भी। सेंट्रल डेपुटेशन के दौरान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। तब नीतीश केंद्र सरकार में मंत्री थे। वो नीतीश के प्राइवेट सेक्रेटरी बने और जब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। आरसीपी का काम था प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, लेकिन उनकी नीतीश से नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि वो सरकार और पार्टी दोनों में सक्रिय दिखने लगे। आखिरकार 2010 में उन्होंने सिविल सर्विस से बीआरएस ले लिया और आधिकारिक रूप से नीतीश की पार्टी में शामिल हो गए। नीतीश ने आरसीपी को 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आरसीपी और नीतीश के बीच दूरियां तब से बढ़ी जब वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन गए। आरसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2020 में जब मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे, तब नीतीश ने आरसीपी को बार्गेन करने के लिए लगाया। नीतीश 2 मंत्री पद चाहते थे। आरसीपी ने बार्गेन तो किया, लेकिन वो खुद को मंत्री बनवाकर वापस आ गए। बताया जाता है तब से ही नीतीश और आरसीपी के बीच पनपी दूरियां बच नहीं पाई। आरसीपी राज्यसभा सांसद थे। 2021 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। उनके पर कतरने के लिए नीतीश जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी थी। नीतीश ने इस बार आरसीपी को राज्यसभा का टिकट ही नहीं दिया। हुआ ये कि आरसीपी की राज्यसभा सांसदी गई और इसी के साथ केंद्र में मंत्री की कुर्सी भी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीतीश ने खाली हाथ कर दिया था। कुछ समय बाद आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।